लीगल टीम ने कहा कि भाई अब ये अपने गट्स पे लड़ना है, अपने निर्णय पे लड़ना है कि हम निर्णय करेंगे कौन काउंसिल्स खड़े होंगे, हम किसी के अधीन नहीं रहेंगे, हम आपसे जिम्मेदारी मांगेंगे, आप हमको जिम्मेदारी आपने दिया भी, भरपूर दिया, आपने पूरी तरीके से हमको एज फ्री कर दिया कि आप जाइए, आप अच्छे काउंसिल्स करिए, हम आपके साथ हैं। उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं, मैं कृतज्ञ हूँ, हमारी लीगल टीम कृतज्ञ है आपके लिए, बहुत कृतज्ञ है। Having very deeply gratitude to all the teacher who has been affected by this order, having have given their full faith and commitment and support to the legal team. That's why we have assigned the two most premium face value counsel in this matter yesterday. तो हमने वो आपके लिए, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि अरे वो फोटो AI से बनवाए होंगे, अलग अलग मेंटल लेवल के लोग हैं, किसको जवाब देंगे आप? मुझे लगता है कि इट्स बेस्ट टू अवॉइड देम, इट्स बेस्ट टू इग्नोर देम, क्योंकि आपकी मानसिक ऊर्जा सबसे कीमती चीज होती है आपके जीवन की। ये जो मस्तिष्क है, दिस इज द मोस्ट प्रीसियस थिंग यू आर हैविंग, इससे कीमती कुछ होता नहीं। तो इसमें सकारात्मक चीजें भरी हैं, और जो भी लोग कर रहे हैं वो उनका एक ओरिजिन है थिंकिंग का, उसमें हम वी वुड नॉट गो, वी वुड नॉट एनी हाउ इंटरेक्ट विद दिस मैटर, हम किसी तरीके से वी वुड नॉट टच एनी हाउ, हम उसको टच नहीं करेंगे। वो जो AI से वो जो भी समझे, कल तो सबने देख लिया कि क्या AI से फोटो है, क्या वीडियो है। मैंने तो परसों भी डाला था कि मैंने 40 मिनट सिंघवी साहब से मेरी पूरी ठीक से ब्रीफिंग हुई इस केस पे, उन्होंने वो रखा भी। मैं 12A पे भी आऊँगा, NCT का 12 जो उन्होंने कहा था कल, उस पर भी आऊँगा, जो उसका टेस्टिमोनियल उन्होंने प्रोड्यूस किया, दिया भी, और आदरणीय बेंच ने नोटिंग भी की। मुकुल रोहतगी सर से भी शाम को हम लोग मिले, उनसे भी सारी बातें हुई, उन्होंने भी अपना जो रेलिवेंट पक्ष रखा, सारी बातें हुई। तो कहने का मतलब हम AI वाले नेता नहीं हैं, नेता मैं नहीं कहूँगा, मैं अपने साथ नेता सब नहीं लाऊंगा, मैं एक सेवक की बात करूँगा कि आपने जो मुझे सेवा की जिम्मेदारी दी है, राष्ट्रीय स्तर पर सेवा की जिम्मेदारी दी है, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक का विषय है, जो अपनी जिम्मेदारी दी है मुझे, उसके लिए मैं कहना चाहूँगा हमारी लीगल टीम को दी है। उसके परिप्रेक्ष्य में कहना चाहूँगा कि हमारा शुरू से उद्देश्य रहता है कि कोई भी चीज डंके की चोट पे करेंगे, सीना तान के करेंगे, फुल कमिटमेंट से करेंगे, और ये लीगल टीम आपकी है, आपके प्रयास वहां जाएंगे, यहाँ कोई भी किसी भी तरह की हायरार्की नहीं है। आपने जिम्मेदारी दी है, आपका सेवक हूं, और आपकी बातों को कभी ऐसा विश्वासघात नहीं होगा कि हम वकील दूसरी बात करें और वहां चले। कल आपने देखा होगा, उन्होंने कहा, मुकुल रोहतगी सर ने साफ कहा, आपने सुना होगा, ज्योति सिंह एंड अदर्स का मैटर है, और सिंघवी साहब उन्होंने अमित सिंह एंड अदर्स का नाम लिया। तो प्रत्यक्षम की प्रमाणम, हम उस पर नहीं जाएंगे। बहुत लोग कहते हैं उनकी वही सोच है, छोटी सोच, उनको मुबारक हो, और भगवान करे उनकी छोटी सोच बनी रहे, ठीक है, क्योंकि सोच बड़ी हो जाएगी तो फिर क्या वो छोटी सोच में बने रहे, वो खुश रहे। कोई इमरान जी आपका स्वागत है, डेनिस जी हमारे क्रांतिकारी शिक्षक साथी, टॉर्च बियरर शिक्षक समाज के, अभिनंदन है। तो कहने मतलब उसमें मुझे डिपिक्शन नहीं देना, मैं आता हूं अपने मुद्दे पे, ठीक है, क्योंकि जीवन के समय में सही सकारात्मक बातों पे ही फोकस करें, नकारात्मक पे नहीं। तो कल जिस तरह से प्लीडिंग चली आपने देखा होगा। एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपको बहुत साफ साफ, कल से ही बहुत सारी निगेटिव खबरें चल रही हैं, अनटिल अनलेस ऑर्डर अभी अपडेट नहीं हुआ, ऑर्डर अभी पब्लिसाइज नहीं हुआ, और ऑर्डर अभी वहां पर पोर्टल पे किसी तरीके से अपडेशन नहीं आया। किस तरीके से ये चीजें चल रही हैं, पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत साफ साफ समझिएगा मेरी बात को, वर्ड टू वर्ड समझिएगा, डेपिक्शन से समझिएगा, एनालाइज करके भी समझिएगा। कोई भी आदेश अगर डबल बेंच ने दिया है, फिर उसके रिव्यू की, तो डेड मामला था पूरी तरीके से। ये लीगल टीम ने जिसको रिजिन्युएट किया, आप जान रहे हैं, सारे शिक्षक समाज में घोर निराशा फैली हुई थी, घोर निराशा है ना, घोर निराशा फैली हुई थी। उस समय हेगड़े साहब के साथ जो वीडियो हुआ था, ठीक है, वो आप ध्यान दीजिए, उसका महत्व तो यही था कि सारे लोगों को जगाना था कि नहीं, ये डेड मामला नहीं है 24 सितंबर की, ये डेड मामला नहीं है, इस पे तो हम बिल्कुल लड़ेंगे, ये हमारा विषय है, हम इस पे कभी छोड़ेंगे नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि हमने, आपकी लीगल टीम ने इस डेड मामले को रिजिन्युएट किया। हम शुरू से कह रहे थे कि ये मामला 25 लाख टीचरों का, 1-2 स्टेट का नहीं है, इसमें जरूर राहत मिलेगी और जरूर सुनवाई होगी। तो जब कोई बेंच 142 का इंप्लीमेंटेशन करता है, किसी ऑर्डर को मतलब स्ट्रांगली इंप्लीमेंट करने के लिए, फिर उसमें अगर वो रिव्यू ले रहा है, बात समझिएगा मेरी, 142 के बाद भी रिव्यू ले रहा है, रिव्यू लेने के बाद अब देखिए यहाँ पे 2 फेज आते हैं।
एक तो रिव्यू होता है कि चैम्बर में ही उसकी सुनवाई हो जाती है। सुनवाई क्या होती है, वो एक मोनो जो है कि रेफरेंसेस होते हैं कोर्ट के बेंच के, वो बैठते हैं, वो उस पर मार्क कर देते हैं, इट इज लाइकली टू बी हर्ड लेटर ऑन और इट इज डिसमिस्ड राइट नाउ, दोनों चीजें होती हैं। लेकिन हम कह रहे थे चूंकि भारत के इतने का मामला है, ये जरूर सुना जाएगा ओपन कोर्ट में, और आदरणीय दीपांकर दत्ता जी और उनके बेंच का अभिनंदन भी हमने किया कि वो इस मसले को सुनने के लिए ओपन कोर्ट रेफरल किए। अब सुनिए, ओपन कोर्ट रेफरल तभी होता है, कोई भी बेंच अगर अपने सेटबैक में जाता है, सेटबैक का मतलब अपने आदेश को रिवर्ट कर रहा है, तो कल का जो इंट्रोगेशन है वो तो क्वाइट नेचुरल है, वो तो पूछेंगे, बेंच तो सेटिस्फाइड होना चाहेगा ना। बेंच अपने उन पॉइंट्स पे जो उसने आदेश दिया है वो तो आपके रिस्पेक्टिवली जो भी आपके काउंसिल्स हैं उनसे वो अपेक्षा करेगा कि वो हमारे इस ऑर्डर में कहां पर कोई न कोई कमी पा रहे हैं या कहां पर संशोधन या समीक्षा की गुंजाइश है, वो हमें बताएं। तो उसी एंटिसिपेशन में बेंच की तरफ से वो चीजें इंट्रोगेशन में आ रही थी। दैट इज क्वाइट नॉर्मल। इफ एनी प्लीडिंग इज गोइंग ऑन इन एनी चैम्बर ऑन एनी मैटर, it is quite natural, if it is correlated with the review one, the interrogation is quite natural. Interrogation होगा, वो पूछेंगे, the chamber is supposed to be satisfied by your logical and legitimate pleading contents, वो संतुष्ट होना चाहेगा। उसी के प्रत्याशा में जो हमारे काउंसिल थे वो बार बार अभी जो है कि विक्रमजीत बनर्जी जी जो थे असिस्टेंट सोलिसिटर जनरल उत्तर प्रदेश सरकार से, उसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार से जो थे वो फिर हमारे दोनों काउंसिल्स आए, अभिषेक मनु सिंघवी जी, मुकुल रोहतगी जी, और उसके बाद पटवालिया जी आए, विकास सिंह जी आए, मतलब 2 सॉलिसिटर जनरल, गंगेली जी आए वहाँ से, झा साहब आए ट्राइबल से, 5 रिटायर्ड जज, 2 सॉलिसिटर जनरल और 10 से 12 प्रीमियम फेस वैल्यू के काउंसिल्स पहली बार इतिहास में किसी मसले को लेकर एक साथ आए थे और उन्होंने अपनी मजबूत पैरवी। बार बार देखिए वो जज साहब का क्वालिटी एजुकेशन को लेके जो आ रहा था। लेकिन एक बात और बता दूं, वहां पे कोई बहुत मामला टेंस नहीं था क्योंकि मैं खुद कोर्ट रूम में था, कोर्ट रूम में मैं था, वो उनका इंट्रोगेशन था, वो सेटिस्फाइड होना चाहते थे, वो चाह रहे थे कि आप प्रोविजन 2 को किसी तरह से क्लैरिफाई करिए। वो आपको बताना चाहूंगा वह एनसीटी के भी काउंसिल थे, आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन मैं एक चीज बताना चाहूंगा, बहुत लोगों ने कहा कि एनसीटी के काउंसिल्स को बुलाना चाहिए। एनसीटी काउंसिल थे, उनको नोटिस गई थी, वो थे वहां पर, क्योंकि प्लीडिंग उस लेवल पे नहीं जा पाई जहां पर उनकी अकाउंटेबिलिटी जवाब देने के लिए बनती, वहां पे नहीं, इसलिए वो थे वहां पर, वो नहीं आए। हुआ ये वहां पर उस समय जो बहस चली, ये सारे काउंसिलर्स ने अपना पक्ष रखा। जब सिंघवी साहब का आया, सिंघवी साहब ने भी अपना पक्ष रखा। सभी का यही था कि प्रोविजन 2 में जो लिखा गया है वो वास्तव में 2023-2010 के नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है, 23(1) में न्यूनतम अर्हता अगर है तो उसकी व्याख्या करने के लिए उन टीचरों के लिए जो इसके बाद। अब एक बार बहुत ध्यान सुनिएगा, उसमें बहुत सारे टीचर पैनिक हो गए, 29/7/11 है, आप उस पर नहीं, आप नोटिफिकेशन पे पहले रेफर करिए। वो नोटिफिकेशन के हिसाब से ही अभी ये कहेंगे कि इस नोटिफिकेशन, देखिए 23 अगस्त 2010 के पहले के जो भी नियुक्तियां हुई हैं 2001 के बेसिस शिक्षा नियमावली से हुई हैं। उसके बाद जो नियुक्तियां हुई हैं वो अलग अलग राज्य में एनरोलमेंट के अलग अलग, 29/7/11 यूपी है, 13 फरवरी 2013 महाराष्ट्र है, 31 अक्टूबर 2019 कश्मीर है, वो अलग विषय आएगा, पहले इस पे आने दीजिए। तो सभी का ये था कि जो अमेंडमेंट की बात हुई 2017 की, बार बार जैसा उससे एम्फसाइज कर रहे थे कि प्लीज गिव मी सम लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑन प्रोविजन 2। तो सभी काउंसिलर्स ने कहा भी, रोहतगी साहब ने भी कहा कि ये तो वास्तव में उनके लिए है जो 2000, उन्होंने कहा 1 अप्रैल 2010 को ये इंप्लीमेंटेशन हो। 2009 में 21A में फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन के लिए आरटी एक्ट आया, 1 अप्रैल 2010 से वो अधिनियम बना। 23 अगस्त 2010 से एनसीटी जो रेगुलेटरी बॉडी है एनरोलमेंट क्राइटेरिया फिक्सेशन के लिए, उसने अपनी भर्तियों में 23(1) में उसको न्यूनतम शिक्षक अर्हता के रूप में डाला और 29/11 में यूपी गवर्नमेंट ने अपनी भर्तियों में उसको लागू करने के लिए उसको अध्यारोपित किया। ये सारे 4 बिंदुओं पर ध्यान दीजिएगा, 9, 10, 2010 और 29 जुलाई 2011, इन चारों बिंदुओं को बहुत कायदे से समझिएगा। अलग अलग स्टेट के अलग अलग तारीख है डिमार्केशन। पहले हमको लाना है 23 अगस्त 2010 के नोटिफिकेशन पे, जो बार बार वो कह रहे थे, actually the resultant of proviso 2 that come by the proviso 1 that is totally entitled of the notification clearly declared on 23rd August 2010। तो उस पे आ रहे थे बात। तो उन्होंने कहा कि इसमें सर वास्तव में इस विषय पे
जो बताना चाहेंगे उसमें सिंघवी साहब ने एक बात कही, उन्होंने जो है कि 12A का जिक्र किया, एनसीटी के सेक्शन 12A का जिक्र किया। उन्होंने कहा सर एक्चुअली इसमें मैं हरियाणा को भी जोड़ूंगा, मेरी बात सुनिएगा बहुत ध्यान से। उन्होंने कहा इस बात पे कि सर वास्तव में 23 अगस्त 2010 से और 1/6/2012, ध्यान से बहुत तारीख को समझिएगा, 23 अगस्त 2010 से 1/6/2012 तक कुछ स्टेट के थे, और चूंकि यूपी में 29/11 है उसको छोड़ दिए, 13 फरवरी महाराष्ट्र छोड़ दिए, वहां पर कुछ मिसिंग आउट टीचर थे जिनके लिए टेट क्वालिफिकेशन एज पर एडवर्टीजमेंट था और उन्होंने कंप्लीट नहीं किया, उसके लिए 17 में वो कहा गया है। और दूसरी बात ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए था, 582 करोड़ अलॉटमेंट हुए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना था, ट्रेनिंग जो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं एनआईएस के और जो और हमारे जो जिला शिक्षा प्रशिक्षण केंद्र उनके लिए था। और उस पर एक हमारी महिला अधिवक्ता ने फ्लॉलेस सारी बातें भी रखी। उन्होंने ये भी कहा बार बार जब जज साहब आ रहे थे कि वो कह रहे थे कि आई एम टेलिंग अबाउट द टीचर, वो कह रहे थे बार बार कि टीचर, मैं सिटीजन की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर ये नहीं लिखा हुआ है कहीं पर अमेंडमेंट में कि टीचर अपॉइंटेड आफ्टर 2010, इसमें इन सर्विस टीचर की बात कही गई है। तो सिंघवी साहब ने जो अपना वो दिया और उसके टेस्टिमोनियल दिए, तो जज साहब ने उसको लिया और कहा भी कि या इट्स आई विल कंसिडर अबाउट दैट, उन्होंने लिया, नॉडिंग भी की और उन्होंने लिया। और ये उन्होंने कहा सारे बिंदुओं को वो लिख के भी दिया और बताए भी कि एक्चुअली ये 2010 के पहले इन सर्विस टीचर के लिए है ही नहीं, ये उसके बाद के शिक्षकों के लिए। और वही रोहतगी साहब ने भी एम्फेसाइज किया, उन्होंने अधिनियम की तारीख से भी इसको एम्फेसाइज किया। और बार बार जज साहब एक बिंदु पे आ रहे थे, अब उस बिंदु पे आता हूं। उन्होंने कहा, उन्होंने पटवालिया साहब के जो पटवालिया साहब का जो बना प्लेडिंग, उसमें जब लास्ट में उन्होंने इंट्रोगेशन किया तो आदरणीय दत्ता जी का ये इंट्रोगेशन था, मैं सुन रहा था। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने कहा लॉर्डशिप एक्चुअली द टीचर हु हैज हियर इज कन्फेरिंग द टीचर हु हैज अपॉइंटेड आफ्टर 2010 that is entitled to give and compulsion to give the TET examination. The teacher prior to the enactment of it are not liable, not supposed to do the compulsion, would anyhow fall in this matter. तो उन्होंने कहा कि actually I am figuring out the content, the text that is written in your amendment. It is written. I am not talking about citizen. The teacher. It is quite written. इसमें शिक्षक लिखा है, टीचर लिखा है, इन सर्विस लिखा है, ये नहीं लिखा है 2010 के बाद वाले शिक्षक। तो कहीं ना कहीं से उस राजपत्र में जो 2017 का आया, वो राजपत्र की जो शब्दावली है वो अपर्याप्त है, जो परिभाषा देने में सक्षम नहीं है, जो बिंदुवार विश्लेषण करने में सक्षम नहीं है। 6-9 की पोजीशन आ जा रही है, जज साहब 6 पढ़ रहे हैं, वो क्वालिटी एजुकेशन के लिए एम्फेसाइज कर रहे हैं, और हम 9 पढ़ रहे हैं क्योंकि हम कह रहे हैं कि वास्तव में वो टीचर उनकी बात कर रहे हैं जो 2010 के बाद वालों के लिए 23 के, और रिस्पेक्टिवली वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग डेट है, 29/11 यूपी में और महाराष्ट्र में अलग, उसमें अलग, कश्मीर में तो 2019 के बाद के लिए, वो उसकी बात है। तो पटवाले साहब को उसमें इंट्रोगेशन किया कि यहाँ ये नहीं लिखा है आपके अमेंडमेंट में कि वो टीचर जो पहले के बाद के हैं, पहले इसमें केवल टीचर लिखा है सर्विस, देन हाउ आई वुड एलेबोरेट इट। तो कहने का मतलब उसमें ये आया कि एनसीटी के काउंसिल से उनको थोड़ा सा उनको पॉइंट आउट करना चाहिए था कि आप इसमें एक एफिडेविशन या फिर वो दें, ठीक है, नहीं दिए इसका मतलब उन्होंने नहीं चाहा या फिर नहीं हुआ कॉन्सिक्वेंसली। लेकिन उन्होंने जो तर्क थे सिंघवी साहब के, रोहतगी साहब के, उसको उन्होंने नोट डाउन किया। जैसे यूपीएससी में आप देखते होंगे, यूपीएससी में एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट भी करने वाले होते हैं, जो पैनल में 5 सदस्य होते हैं, वो जो हमारे यूपीएससी कैंडिडेट होते हैं आफ्टर मेंस, चूंकि हम लोग एक्सपीरियंस रहे हैं यूपीएससी के, यूपीपीएससी के भी, तो उसमें एक साइकोलॉजिकल रीडर भी होते हैं जो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके एक्सप्रेशन, आपके डिक्शंस, आपके जो सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। तो कहने का मतलब है कि न्यूज़ वाले तो बहुत तगड़ा ऑब्जर्व कर लिए आज, पेपर वाले, उन्होंने तो मैं उन्हीं पे आ रहा हूँ कि वो तो इतने बड़े साइकोलॉजिकल रीडर हैं कि ऑर्डर अभी अपडेट नहीं हुआ, अपलोड नहीं हुआ, और आज बड़ी बड़ी कटिंग आई हुई है कि टेट अनिवार्य है, इससे राहत नहीं है, शिक्षकों की नौकरी 2 साल में चली जाएगी। अभी ऑर्डर आया नहीं है, अपलोड नहीं हुआ, रिजर्व हुआ, ठीक है। तो अभी मैं उस पर आता हूं। तो कहने का मतलब है कि पटवाले साहब उन्होंने कहा,
तो वो अमेंडमेंट के जो शब्द हैं, द टीचर अपॉइंटेड एज ऑन फला 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 आर सपोज टू fulfill their minimum qualification, required minimum qualification as state within time frame of 5 year. और प्रोविजन 2 में लिखा है the 4 extensive year has been given to accomplish it. तो कहीं न कहीं पर वो राजपत्र के जो शब्द हैं वो 15 के बजाय 20 हो जाते, 22 हो जाते, 25 हो जाते। अब वो कौन सेक्शन अफसर रहे होंगे उस समय वहां पर, वो प्रूफ रीडर कौन रहा होगा। आप देखते हैं बड़ी बड़ी जब ड्राफ्टिंग होती है, कोई राजपत्र जारी होता है तो उसके प्रूफ रीडर होते हैं। प्रूफ रीडर मतलब वो मात्रात्मक गलतियां जो होती हैं या फिर कुछ शब्द अगर अपूर्ण है, वो परिभाषा करने में अक्षम है, वो फ्रेज या फिर वो कॉलम या फिर वो पैराग्राफ, तो उसको थोड़ा बहुत रिवाइज करते हैं। अब वो जिस तरीके से उसके फ्रेजल जो आउटकम्स आ रहे हैं, वो जज साहब कह रहे हैं कि नहीं, इसमें तो वो टीचर हैं जो सभी आते हैं, और हम कह रहे हैं नहीं, वो टीचर जब एक्ट ही 2010 में आया तो कहां से 2010 के पहले के टीचर इसमें आ जाएंगे, 30 साल पुराने 35 साल वाले थे। तो भारत सरकार की इसमें एक कमी है, या तो उसका 2017 से देखिए 26 हो गया है, और 17 से 26 में शुद्धि पत्र तो आ नहीं सकता, इतने दिन के बाद क्लर्कियल मिस्टेक का शुद्धि पत्र जारी हो नहीं सकता, संशोधन पत्र श्वेत पत्र जारी हो सकता है। तो उसकी बात करेंगे, अगर भारत सरकार के द्वारा इतने बड़े विषय पे, तो हम इसको जरूर कराएंगे, क्योंकि सरकार तो ऐसा कही नहीं है कि ये हमारे लिए है, ये पहले टीचर के लिए है नहीं। तो उसमें भी हम एक श्वेत पत्र जारी कराने के प्रयास में हैं। आपकी लीगल टीम इस मसले को भी लीड करेगी, मैं आपको ऑफिशियली बताना चाहूंगा। आदरणीय विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह का बहुत बहुत आभार, वो कोर्ट रूप में साथ थे हमारे, और उन्होंने मुझसे बात की। उन्होंने कहा कि इस मसले को राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री के पास हम ले जाएंगे, बहुत जल्द ले जाएंगे, 1-2 दिन में हम उसकी ड्राफ्टिंग करते हैं। और उन्होंने आज सुबह फिर मुझे फोन किया कि कैसे हैं आप, कि ठीक है, कहें नहीं फिर इसमें भी लगते हैं, और उसकी शब्दावलियां अगर अपूर्ण है, भारत सरकार हमारे साथ है, तो उसकी शब्दावलियों के संबंध में, उसको परिपूर्ण करने के संबंध में हम जरूर बात करेंगे। जो हमारा मंत्रालय है कि उसमें उनका डिपिक्शन था, किसका, दत्ता जी का डिपिक्शन ये था कि एनसीटी के सरकार चाहे तो इसको वो परिभाषित करे, तो इसको परिभाषित करे, इसको स्पष्ट करे, तो बिल्कुल आप इस राजपत्र को चैलेंज करके अपने लिए जो चीजें अस्पष्ट हैं उस पर आप आ सकते हैं। वो भी दरवाजा हमारे लिए खुला है, मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। उसमें हम उसको चैलेंज कर सकते हैं, उसके पहले हम उस चैलेंज के पहले अमेंडमेंट के लिए उस पर बात भी कर सकते हैं। आप क्यों होपलेस हो रहे हैं? आपकी लड़ाई खत्म कहां हुई है? कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ नहीं हुआ है। और मैं कल समय लिया, थोड़ा 6-7 बजे मैं आया, क्योंकि आप जानते हैं कि जब लीगल टीम में भरोसा किए हैं तो हम विथ फैक्ट आते हैं, विथ फैक्चुअल थिंग्स हम आते हैं, वैसे हवाई बात नहीं करते हैं। हम असेसमेंट करते हैं, हम सारे बिंदुओं पे पहले अपना एक प्रोजेक्शन तैयार करते हैं, फिर आपके बीच आते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हवाई बात का कोई मतलब नहीं। आज आपकी लीगल टीम की बातों को लोग समझते हैं, जानते हैं, मीडिया लेती है, वो उसको ऑथराइज समझती है, तो इसलिए हम अपनी बातों को पुष्ट तौर पे रखते हैं, हाईलाइटिंग करते हैं, और बिल्कुल अफर्मेशन, डबल फिल्ट्रेशन के नहीं आते हैं कभी आपके बीच। तो उसके लिए भी आपकी लीगल टीम ने तैयारी शुरू कर दी है। आदरणीय विधायक जी का बहुत बहुत आभार। कोर्ट नंबर 8 में मेरे साथी बगल में बैठे थे, 2 बार उनकी फ्लाइट थी, वो कैंसिल किए 5:30 बजे। कहे संतोष जी मैं फिर फ्लाइट 9 बजे करूंगा, लेकिन मैं रुकूंगा, पूरा सुनूंगा। वो फिर फ्लाइट किए, मैंने उनका पैर छुआ। हमके विधायक जी, जिस तरह से आप शिक्षकों के वास्तविक मसीहा आप हैं, आप लगे हैं, शिक्षकों के साथ अन्याय नहीं होगा। वो दूसरे भी उसके लिए वो लेजिस्लेचर संभाल रहे हैं, कह रहे हैं आप लोग लीगल में समाइए, लेजिस्लेचर भी, आप लीगल टीम हम आपके साथ इस बिंदु को रखेंगे, मजबूती से रखेंगे शिक्षा मंत्री से। अगर कहीं न कहीं से ड्राफ्टिंग में कुछ कमजोरी हुई है, कहीं न कहीं से उसमें कुछ इलिसिट पॉइंट्स आ रहे हैं जो एलॉबरेट नहीं कर पा रहे, रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, हमको इतने बड़े बड़े वकील कर रहे हैं, और वो उसको जज साहब किसी भी तरीके से उसको कह रहे हैं कि इट इज क्वाइट दैट शुड बी एलॉबरेटेड बाय योर एंड। तो उसमें कहीं न कहीं से उसके इलस्ट्रेशन के जो रिक्वायर्ड फ्रेज हैं, रिक्वायर्ड वर्ड्स हैं, अगर उसकी जरूरत होती है तो उसके लिए हम बिल्कुल अमेंडमेंट में एक श्वेत पत्र जारी कराएंगे। और 123 एक ऑर्डिनेंस होता है, व्हेन सेशन इज नॉट गोइंग ऑन, उसके लिए भी हम बात करेंगे। वो बहुत उसके लिए बहुत सारे ग्राउंड से जरूर सरकार करेगी, क्यों नहीं करेगी। 25 लाख शिक्षकों का मामला है। जी हाँ, के सरकार की 29 जुलाई दीपक जी, और यही वास्तव में डिमार्केशन डेट है। ये संशोधित था 2001 का 10 के विज्ञापन का, और यही डेट मानी जाएगी।
2010 वो नोटिफिकेशन की प्राइमरी डेट है, इसलिए उसके बार बार उस पर मत जाइए कि वही कट ऑफ डेट है। वो प्राइमरी नोटिफिकेशन डेट है। उसी दिन 23rd 1 आया जो मिनिमम क्वालिफिकेशन टेट के लिए एम्फेसाइज किया, उसकी बात हो रही है। आप कट ऑफ डेट हर स्टेट में अलग अलग है, महाराष्ट्र में अलग है, भारत सरकार के कुछ स्टेट में अलग है, कश्मीर में अलग है, कर्नाटका का मैंने बताया कि 2012 है, वहां लेजिस्लेचर ने किया है अकॉर्डिंग टू 42 अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। द लोकल लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट कैन अमेंड एंड कैन रिफॉर्म एंड कैन गिव सम फ्लेक्सिबल फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ देयर टीचर, तो वो करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप क्यों होपलेस हो रहे हैं। और मैं एक चौथे स्तंभ के बारे में कुछ थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। आज सुबह मैंने पेपर की कुछ कटिंग्स देखी, वो तो साफ साफ कह दे रहे हैं कि अब ये नहीं होने वाला है, टीचर को देना पड़ेगा, टीचर बाहर हैं, उनके लिए ये है। कहां से आप जान गए? क्या आप फेशियल रीडर हैं वहां पे आप कोर्ट में आपने उनके जज साहब को करके, तब क्या जरूरत है रिजर्व ऑर्डर दे रखने की? आप अभी से उसको ऑर्डर को, तो कहीं ना कहीं से आप अवमानना की श्रेणी में नहीं आते हैं क्या? ये सम्मानित समाचार पत्र या यूट्यूबर जो हैं ये अवमानना की श्रेणी में नहीं आते हैं? मुझे आप बताइए, मुझे ये आप बताइए कि अवमानना की श्रेणी में नहीं आते हैं? 25 लाख शिक्षकों के साथ अगर कुछ भी हो जाता है, पैनिक की स्थिति बनती है, उनके साथ कोई कैजुअलिटी होती है, तो क्या ये समाचार पत्र जिम्मेदारी लेंगे? एक जनवाड़ी समाचार पत्र है, ठीक है, वो मेरी नोटिस में है, मैं जरूर एक्शन लूंगा, क्योंकि हम लोग 25 लाख शिक्षकों का जिम्मेदारी हम लोग संभाल रहे हैं और एक एक टीचर का स्वास्थ्य, उनकी तबीयत, उनका परिवार बहुत महत्वपूर्ण है। ऑर्डर नहीं आया और आपने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बहुत सामान्य समाचार पत्र और है जिन्होंने ये लिखा है। क्यों लिखा है आपने? आप तो ये भी लिख सकते थे। एक समाचार पत्र ने बहुत अच्छा लिखा है कि सुनवाई हुई और ऑर्डर रिजर्व हो गया, सुरक्षित हो गया। ये भी लिख सकते हैं कि 1 सितंबर को ये हुआ, फला फला इन्होंने वकील ने किया, ये हुआ, उन्होंने पक्ष को सुना, इन्होंने ये दलील दी। अब आप ही जब दे देंगे तो वहां सुप्रीम कोर्ट में एलआर लीगल रिसर्चर का क्या मतलब रह गया, जो 2 से 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन समय लेते हैं, जिनको बेंच डिक्टेट करती है और ऑर्डर उनको बताती है, वो लिखते हैं और सारे काउंसिल्स के जो उनके इंटरप्रिटेशन है उसके रिस्पेक्टिवली अपने अपने वो लिखती, जवाब लिखती है और ऑर्डर का कंपाइलमेंट बनता है। लीगल रिसर्चर का क्या महत्व रह गया? रजिस्ट्री ऑफिस का महत्व क्या रह गया? तब तो आप ही आज फैसला सुनवाई का दे दीजिए, हम लोग फिर ठीक है मान लेंगे कि आप ही हमारे कर्ता धर्ता हैं, कोई इशू है ही नहीं है ना, आप ही सारा कर दीजिए, फिर कोई मतलब ही नहीं है। फिर क्या जरूरत है ऑर्डर रिजर्व करने के लिए, 10-12 दिन वेट करने के लिए, 4 दिन 6 दिन वेट करने के लिए? आप चौथे स्तंभ में आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। आपकी जिम्मेदारी अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के लिए बनती है, जिसकी आवाज नहीं पहुंचती उसकी आवाज आप पहुंचाते हैं। और इतने बड़े इशू पे, ऐतिहासिक मामले पे आपने ओवरनाइट जो है कि छाप के दे दिया कि कुछ नहीं होने वाला, टेट देना पड़ेगा, ये वो। फैसला तो आने दीजिए, अपडेट तो होने दीजिए, फिर हमारे पास फैसले की कॉपी आएगी। हम एक एक शब्द देख रहे हैं, एक शब्द की वजह से, अगर एक शब्द इन सर्विस टीचर आफ्टर लिखा होता तो आज की डेट में वो सारी चीजें काफी क्लियर रहती। ऐसा नहीं है, एक शब्द से बहुत सारे। और बताना चाहूंगा आपके कि आपके काउंसिल ने बड़ा मजबूत पैरवी किया, और अगर जज साहब को राहत नहीं देना होता तो वो चैम्बर में इस चीज को डिस्पोज करते, डिसमिस कर देते ओपन कोर्ट में। वो आपको कुछ देने के लिए ही सुने हैं, एक शब्द में जानिए, वो आपको देने के लिए ही सुने हैं, वो राहत देने के लिए ही सुने हैं। अब मैं ये नहीं बताऊंगा क्या है कैसे है, लेकिन वो राहत देने के लिए ही सुने हैं। जी देने से जरूर कार्रवाई करनी चाहिए, बिल्कुल। कौन बोला है? संदीप यादव जी, बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए। एक शिक्षक की भी जान गई तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। कौन जिम्मेदारी लेगा उस परिवार के भरण पोषण की, उस परिवार के जीवन निर्वाह की कौन जिम्मेदारी लेगा? आपका एक न्यूज आप लोग सनसनीखेज बनाने के चक्कर में कुछ भी छाप देते हैं, ये सनसनीखेज खबर है। अरे अभी थोड़ा रुक जाइए, ऑर्डर आएगा, आपको भी कॉपी मिलेगी, आप पूरी तरीके से एक नहीं 2 पेज का निकालिएगा। हम लोग भी पढ़ेंगे कि आपने ऑडिटोरियल में कितना बढ़िया निकाला है, क्या क्या विषय है। कभी आप ये भी निकालिए कि शिक्षकों के साथ रेट्रोस्पेक्टिव मामले में क्यों इस तरह की सुनवाई हो रही, क्यों नहीं सरकार, कभी तो आपने नहीं निकाला। इतने बड़े बड़े धरने हुए, आपने कभी तो नहीं निकाला। उतना कवरेज तो किसी इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया ने हमको नहीं दिया। क्या हम इस इकोलॉजी के नहीं है? क्या हम इस लोकतंत्र के निवासी नहीं है, प्राणी नहीं है? क्या हमारी बात रखने का नैतिक अधिकार नहीं बनता आपको? क्या मोरलिटी नहीं बनती आपकी कि
देश के 25 लाख और 1 करोड़ से ज़्यादा परिवार के सदस्यों की बात भी आप रखें? क्या आपका ये नैतिक धर्म नहीं बनता है कि आप भी कवरेज देते हमको, हमारे विषय को पूरा बिंदुवार रखते? किस तरह से 2017 में अमेंडमेंट हो गया, किस तरह से वो पहले कोई रेट्रोस्पेक्टिव आज तक कोई देश में लागू नहीं हुआ है। क्या आप पत्रकारिता में इस कभी सकारात्मक पक्षों को विस्तृतवार या विश्लेषण के साथ नहीं ले सकते? क्या इंटरव्यू नहीं ले सकते? आइए मेरे पास, मैं आपको बताता हूँ सारी बातें। आह्वान करता हूँ मेरे पास आइए, मैं आपको सारी बातें बिंदुवार बताता हूँ, एक एक चीज बताऊंगा, पूरी इंसाइक्लोपीडिया बताऊंगा, बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 से लेकर बताऊंगा, सारी बातें बताऊंगा, किस तरीके से पूरे राज्यों के अलग अलग विषय हैं, विषयांतर मामले हैं, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, सारी डेट बताऊंगा, इनेक्टमेंट बताऊंगा, कब कब क्या प्रोविजो में क्या क्या है, कितने अलॉटमेंट हुए, क्या बजट हुआ, कितने टीचर अफेक्टेड हैं, कहां पर कैसे हुआ, सब बताऊंगा। कभी आइए तो स्वस्थ मानसिकता के साथ। लेकिन आपको ये अधिकार नहीं है कि आप हमारे शिक्षक साथियों के साथ, क्योंकि लीगल टीम की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि हम अपने शिक्षकों के कंधे को झुकने नहीं देंगे। हमारी नौकरी थी, है और रहेगी। मेरे पास बहुत सारे फोन आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। सबने पता है क्या कहा? 10 में से 9 लोगों का ये था स्टेटमेंट कि सर आप कैसे हैं? क्या मैं ठीक हूं? क्या सर कोई दिक्कत नहीं? हम क्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने ये नहीं पूछा कि सर क्या होगा, कैसे होगा, एक किसी ने नहीं पूछा। उन्होंने कहा सर आप सेटबैक मत लीजिएगा, आपकी लीगल टीम सेटबैक ना ले, आपकी लीगल टीम पीछे ना। हम क्या नहीं, बिल्कुल नहीं पीछे हटेगी। हमने बड़े बड़े काउंसिल्स किए हैं, बहुत डोमिनेंट हमारी प्लीडिंग कंटेंट है और हमारे पास रास्ते हैं, अभी बहुत सारे रास्ते हैं। क्या जानते हैं कि हमने ये संघर्ष शुरू किया है सिर्फ इसके लिए कि हम जाएंगे ये यहीं पे खत्म हो जाएगा हमारा संघर्ष? नहीं, हम शिक्षक स्वाभिमान जब कहते हैं नहीं झुकने देंगे तो नहीं झुकने देंगे, चाहे वो अंडमान का हो, चाहे कश्मीर का हो, अरुणाचल का हो, गुजरात का हो। बहुत सारे अभी हमारे पास लीगल ऑप्शंस बचे हैं। हम इंटरवेंशन करके इस मामले को हम कर रहे हैं। हम इंटरवेंशन हायर बेंच में करेंगे, इस मामले को स्टेटस के के लिए ले जाएंगे और आपके राज्य को वास्तव में कंप्लायंस करने के लिए सो कॉज नोटिस जो टीचरों को मिलती है उसको होल्ड ऑन कराने के लिए इंटरवेंशन हम करेंगे। अभी हमारे पास वास्तव में हायर बेंच में जाने का वो है, हायर बेंच में हमारे काउंसिलर्स रहेंगे। आप सोचिए आर्टिकल 30 का मामला, अल्पसंख्यक विद्यालयों का मामला, टीचरों के लिए स्टेट के नॉर्मल मामला, वो हायर बेंच में जा सकता है। 25 लाख शिक्षकों का मामला नहीं जा सकता हायर बेंच में? ऑर्डर तो आने दीजिए, वहां भी जा सकता है, वहां पर न्याय होगा। तो जब उनको न्याय मिल सकता है तो इस देश में जितना अल्पसंख्यक विद्यालयों के शिक्षकों का अधिकार है, वोट का अधिकार सामान्य शिक्षकों का भी है। एक देश दो विधान नहीं चलेगा, कभी नहीं चलेगा। तो अगर उनके पक्ष को सुना जाएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में हमारे पक्ष को भी सुना, वो भी हमारे पास ऑप्शन है। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? लीगल टीम बहुत आपकी ताकत से मजबूत है और बहुत स्ट्रेटजिक लड़ाई लड़ रही है, कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं लड़ रही है। हमने जिम्मा उठाया है अगर 25 लाख शिक्षकों के लिवलीहुड प्रिजर्वेशन का, तो उसके लिए हमारी तैयारी भी बहुत। हमारे बड़े बड़े काउंसिल ऐसे नहीं गए और हमारे पास ऑप्शंस हैं। हम इंटरवेंशन करेंगे, हायर बेंच में करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में करेंगे। अब इस तरीके से इस चीज को होल्ड ऑन करेंगे। अभी बहुत, और ऑर्डर तो आने दीजिए। ऑर्डर में आपकी राहत की बात ही आएगी। आपको बताना चाहूंगा वो राहत के लिए ही सुने हैं आपको, नहीं तो वहीं पर डिस्पोज कर देते। और राहत का कैटेगरी क्या होगा, राहत किस मोड में आएगा, उसके अगेंस्ट भी हमारे पास अवेलेबल लीगल रेमेडीज ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये आपको बताना चाहूंगा। वी आर हैविंग ऑल्सो लीगल ऑप्शंस टू गो फर्दर इफ डिसीजन इज एनी हाउ नॉट एडॉप्टेबल फॉर अस। वही मैं आपको बताना चाहूंगा। तो ऑप्शंस हैं आपके पास। एक दो स्टेट का मामला, पूरे देश का मामला है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में अगर आर्टिकल 30 का मामला, एक बहुत अच्छे हमारे वकील साहब ने कहा, उन्होंने कहा सर इफ द ग्राउंड ऑफ दिस मैटर, इफ इट इज हर्टिंग एनी हाउ द फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ ऑल इंडिया under 21A, if you are mentioning that quality education is very prominent one in this matter, then it is also anyhow hurting the fundamental right of 14. ये फंडामेंटल 14 का भी तो उल्लंघन कर रहा है, ये तो लिवलीहुड का भी उल्लंघन कर रहा है। तो एक प्रिजर्वेशन, एक आर्टिकल के प्रिजर्वेशन के लिए
और नॉट यू आर नॉट डिफेंडिंग द आर्टिकल 14। ये भी बात उन्होंने नोट डाउन किया। हाँ, कुछ जगह पे थोड़ी सी बात, आप जब काउंसिल्स हैं और किस तरीके से हैं, तो ये सारे ग्राउंड नहीं होने चाहिए कि इंटर पास है ये वो, नहीं, अभी नहीं, ये सारे बात नहीं होनी चाहिए। अभी हमारे ग्राउंड तो रेट्रोस्पेक्टिव है ना, रेट्रोस्पेक्टिव होने हैं कि रेट्रोस्पेक्टिव लागू नहीं हो सकता है। और आपकी लीगल टीम उसके विषय में भी एक पैरेलल तैयारी लेजिस्लेचर की भी कर रही है, वो हमने तैयारी शुरू कर दी है। उसके अमेंडमेंट में अगर भाषाएं या शब्दावली परिभाषित करने में या कॉम्प्रिहेंशन देने में बेंच को अगर अपूर्ण की अवस्था में है, सक्षम अवस्था में नहीं है, तो उसके लिए भी हम श्वेत पत्र और संशोधन के लिए पूरी तरीके से लग गए हैं, वो आपको बताना चाहूंगा। और इस मामले में ऑर्डर आने दीजिए। ऑर्डर जब तक नहीं आता है तब तक हम किसी भी निर्णय पे नहीं पहुंच सकते हैं। और आप कैसे जान गए? कल रात से ही लोग एंटिसिपेशन कर रहे हैं, इस तरीके से ये हो गया वो। अच्छा ये बताइए, अगर ऐसा ही होता, आप तो कोर्ट में थे नहीं, वहां पे तो बहुत सारे लाइट मूड भी बने बेंच के द्वारा, वो सुने, वो स्माइल भी किए दत्ता जी, वो सुन रहे थे, बहुत एनेक्सिकली सुन रहे थे, और बहुत प्लेजेंट एनवायरनमेंट भी था। मैं था वहां पे, आप देखेंगे वीडियो में, वो कई जगह पे जो है कि स्माइल भी किए, वो सुन रहे थे, वो एनकरेज भी कर रहे थे, एनकरेजमेंट भी दे रहे थे काउंसिल्स को, वो बहुत रिस्पेक्ट दे रहे थे। उन्होंने कहा भी, सारे सलमान खुर्शीद जी, वेयर वी यू वेयर, अभी आप कहाँ, मतलब क्या सर, आई वॉज वेटिंग फॉर 13 मिनट, लास्ट 13 मिनट मैं वहां था। तो अच्छे मतलब एक हेल्दी इन्वायरमेंट था कोर्ट का। और उन्होंने कहा सर, तो उन्होंने भी कहा कि मेघालय में जब इस समय तो टेट था ही नहीं, वो मेघालय को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो बहुत अच्छा वो अप्रोच उनका बुरा नहीं था। आप तो सिर्फ उस पर जा रहे हैं। एक्चुअली क्या है ना कि बहुत सारे ऐसे भी अध्यापक हैं जो टेट पास कर लिए हैं, बहुत हैं जो टेट के हैं, बहुत है जो ऐसे टीचर हैं, मैं नहीं कहना चाहूँगा जो अब भाई 5 साल से कम सर्विस वाले हैं, लेकिन आपको इस तरीके से अपने एक वर्ग को नहीं करना चाहिए टारगेट, आपको इस विषय पे सोचना चाहिए, है ना। तो ये हमारा मकसद यही है कि आप इस लड़ाई में बने हुए हैं। जी जी जी, बिल्कुल ऑप्शंस हैं संजय भैया, बिल्कुल ऑप्शंस हैं, सब खुले ऑप्शंस हैं। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आपकी लीगल टीम बिल्कुल इसके लिए लेजिस्लेचर और लीगल अब दोनों फ्रंट पे लीड करेगी और लड़ेगी। और हम जो रिक्वायरमेंट है हम इंटरवेंशन करेंगे, इंटरवेंशन के रिस्पेक्टिवली जो अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट के लिए भी हम एक फर्दर रीड करेंगे, उसको चैलेंज करेंगे, और उसके कंप्लायंस में हम लेजिस्लेचर में मिलके हम जो है हमारे जो अकाउंटेबल मिनिस्ट्री है उससे बात करके उसको हम क्लियर आउट कराएंगे, उसका इलिस्ट्रेशन, वो जो इलिसिट फॉर्म है उसको हम इलिस्ट्रेशन दिलाएंगे ताकि वो सही वास्तव में परिभाषित हो सके। ठीक है, तो कहने का मतलब है आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ भी ऐसा हुआ नहीं। आप ऑर्डर तो आने दीजिए, 2-4 दिन में भी आ सकता है, ये भी हो सकता है, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, वो एलआर होते हैं, एलआर की जिम्मेदारी होती है, और वो कंपाइलमेंट करेंगे आपके ऑर्डर का। जैसे ही अपडेशन होता है हम देंगे। आपकी लीगल टीम आपके लिए लगी है और बिल्कुल लगी हुई है, उसमें हम कोई प्रयास न छोड़े हैं न छोड़ेंगे, और समाचार पत्रों से इस तरह की अपेक्षा नहीं थी। आइए मेरे पास कभी थोड़ा सा शिक्षकों का पक्ष भी तो सुनिए कि शिक्षकों को किस तरीके से वो किया जा रहा है, सबसाइड किया जा रहा है, किस तरीके से उनके साथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में डाल के उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, कि उनके पक्ष को भी तो रखिए। सरकार की गाथा गाने के साथ साथ हमारी भी तो व्यथा सुनिए, उनकी गाथा गाइए, हमारी व्यथा भी तो सुनिए कभी। आपकी जिम्मेदारी हमारे लिए भी तो बनती है ना, आप हमारी भी तो आवाज है। तो कहने का मतलब है ऑर्डर आने दीजिए, अभी उसके बारे में कोई बात करना वो न तो संगत है, न व्यवहारिक है, और न ही उचित है। लीगल टीम एक जिम्मेदार टीम है शिक्षकों की, वो किसी भी तरीके के पूर्वानुमान उसकी बात नहीं करती, लेकिन इतना आश्वस्त है कि परिजन शिक्षकों के साथ न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा, और उनको राहत देने के लिए, उनकी बात सुनने के लिए ही ये ओपन कोर्ट रेफरल हुआ है, और उनको निश्चित तौर पे कुछ राहत की ही बात आएगी। उसके बाद भी हमारे लीगल ऑप्शंस है, जिस तरह की, जिस मोड का, जिस क्वांटिटेटिव सब्जेक्ट का हमको रिलीफ मिलेगा, उसके अगेंस्ट भी हमारे अब आने दीजिए क्या आता है, उसके रिस्पेक्टिवली भी हमारे डोमिनेंट ऑप्शंस हैं, बहुत डोमिनेंट ऑप्शन है। आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। आपकी नौकरी न कहीं गई है न कहीं जाएगी। 62 साल यूपी में
60 साल किसी और स्टेट में, एमपी छत्तीसगढ़ में आप पूरी नौकरी करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने समय दिया और फैलाने दी अफवाह जिनको जानकारी। जब इतने बड़े समाचार पत्र अफवाह फैला रहे हैं तो मैं ना समझ कुछ इंडिविजुअल को तो कहना नहीं चाहूंगा। कुछ तो ऐसे हैं जिनके संगठन ने कुछ काम नहीं किया, आज वो कह रहे हैं कि जो है कि देश, कोर्ट और लीगल टीम ने क्या किया। अरे जाओ देखो जरा यूट्यूब पे लीगल टीम ने क्या किया। लीगल टीम के 2 काउंसिल्स खड़े नहीं होते तो लड़ाई का, ये संघर्ष का क्या हाल होता। सारी रिवॉल्विंग लीगल टीम के 2 काउंसिल्स की तरफ हो रही है। अब वो कह रहे हैं कि सरकार ने नहीं किया, कुछ जज ने नहीं किया, लीगल टीम ने कुछ नहीं किया। जाइए प्रत्यक्ष आपको पता चलेगा लीगल टीम को 25 लाख शिक्षकों का भरोसा क्यों कहा जाता है। कुछ हैं बेवकूफ टाइप के लोग, वो जीवन भर स्वपीड़ित ही रहेंगे। उनको वो वही कहावत है कि उनके साथ बहस करना मतलब अपनी ऊर्जा और समय का नुकसान करना। कोई विषय नहीं है उनसे बहस करने का, वो अपनी बुद्धि लब्धि में खुश रहें, यही मेरी प्रार्थना है। दे आर क्वाइट रिमेन पीसफुल इन देयर अवेलेबल इंटेलिजेंट क्वेजेंट। ओके, तो ये सारी बातें थी अब तक। अब जो भी अपडेट्स होंगे, जैसे ऑर्डर आता है वो बताऊंगा, और निश्चिंत रहिए, कुछ भी ना आपका नुकसान हुआ है ना आगे हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आगे फिर मिलते हैं, नमस्कार।